अच्छे रोजगार आंकड़ों ने अमेरिकी बाजारों में भरा जोश। नैस्डैक और S&P रिकॉर्ड स्तर पर। यूरोप के बाजार भी चढ़े। एशिया की दमदार शुरुआत और SGX निफ्टी 0.5% मजबूत। पर्यावरण सुरक्षा को तगड़ा झटका। अमेरिका ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर होने का कर लिया फैसला। मई में हीरो मोटर की बिक्री 8.5% बढ़ी। टीवीएस मोटर्स की बिक्री में 16% का उछाल। एक्सपोर्ट करीब 14% बढ़ा। टेलीकॉम में बढ़ते कर्ज संकट से सरकार चौकन्नी। कर्ज की रिकवरी के लिए बैंकों को मिल सकते हैं स्पेक्ट्रम की दोबारा नीलामी के अधिकार। टेलीकॉम मंत्रालय लेगी अंतिम फैसला। रिलायंस कम्युनिकेशंस की खस्ता हालत पर अनिल अंबानी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कंपनी भारती एयरटेल को भी नहीं चुका पाई 90 करोड़ रुपए का इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस। मैक्स के साथ मर्जर को मंजूरी नहीं मिलने के बाद HDFC लाइफ IPO लाने की तैयारी में। कंपनी के वाइस चेयरमैन और CEO के मिस्त्री ने कहा, मर्जर की योजना पर फिर करेंगे विचार। और दिल्ली NCR में सुबह 4:26 पर आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5। हरियाणा के रोहतक में केंद्र। जी हाँ, आज जन्मदिन है CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का। सर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। और आज तो बाजार भी आपको सलामी देने वाला है। खुलते ही हम नए शिखर को छूने वाले हैं। बस बिल्कुल, सबसे बढ़िया गिफ्ट यही हो सकता है कि लाइफ टाइम हाई आज रिकॉर्ड बनाए और रिकॉर्ड लेवल पर बंद भी हो। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। अच्छा, बागले साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, सर बताइए। पहले तो मेरे तरफ से आप एक बार शेक करिए। लीजिए सर। बिल्कुल, ये थोड़े दूर बैठे हैं इसीलिए। हैप्पी बर्थडे। लेट दिस बी अ बोनांजा फॉर नॉट ओनली ऑल ऑफ अस बट फॉर ऑल आवर इन्वेस्टर्स। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी भी इस अगर बर्थडे पर एक विश करनी हो तो मैं यही करूंगा कि अगला एक साल हमारे तमाम दर्शकों की, इन्वेस्टर्स की ढेर सारी वेल्थ बने। बस बिल्कुल। चलिए, तो हम बर्थडे बॉय से आज कुछ खास बातचीत भी करने वाले हैं। आपको बने रहना है CNBC आवाज के साथ चिपक के। लेकिन सबसे पहले अनिल ये बताइए, फिर रिकॉर्ड स्तर तो आज भारतीय बाजार जड़ने वाले हैं। राइट। और 4 दिनों से मिड कैप्स की पार्टी जारी है। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन। कैसे अप्रोच करेंगे बाजारों को, बताइए। मजबूती के साथ। और सबसे बढ़िया बात हेमंत जो दिख रही है वो ये कि अमेरिका में इतना बड़ा उछाल होगा इसका अंदाजा था नहीं। और अच्छी बात ये कि न सिर्फ भारतीय बाजार बल्कि अमेरिकी बाजार भी पिछले कई दिनों से कंसोलिडेशन के सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। तो वहां पर एक ब्रेकआउट होने के आसार दिख रहे हैं। तो कभी हर वक्त आपको कुछ न कुछ एक ट्रिगर चाहिए जो बाजार को ऊपर ले जा सके। और वो ट्रिगर थोड़ा अगर अनएक्सपेक्टेड हो तो बहुत ही बेहतर। जैसे पहले मॉनसून आया है, लोगों को लग रहा था कि मॉनसून खराब होगा, लेकिन जैसे मॉनसून अच्छा होने के संकेत आए बाजार भाग गए। सही बात है। FIs ने बिकवाली रोकी और थोड़ी खरीदारी शुरू की, बाजार थोड़ा और भागे। और अगर ये ग्लोबल मार्केट्स की जो कल की उछाल है अमेरिका की, और आज भी डाउ फ्यूचर्स बड़े मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, अगर ये एक दिन और मिले ना तो फिर बाजारों के लिए और ऊपर जाने के लिए बढ़िया पुश मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन हाँ, जो संकेत हैं वो इस बात के लिए पर्याप्त हैं कि बाजार 9700 की तरफ निफ्टी पर आज बढ़ सकते हैं। और उस लिहाज से पॉजिटिव रुझान के साथ आज आपको उतरना चाहिए। तो मेरी रणनीति आज के लिए ये है कि 9600 से 9700 आज के लिए निफ्टी की डे ट्रेडिंग रेंज मानकर चलें। धीरे धीरे निफ्टी का बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। 9550 से 9600 ये निफ्टी पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां पर खरीदारी करनी चाहिए। और कल भी इन्हीं लेवल के आसपास से बाजार फिर से घूमता हुआ नजर आया है। 23,200 और 23,500 ये 300 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर मुझे आज डे ट्रेडिंग के लिहाज से नजर आ रही है। अब 2 लेवल ऊपर की तरफ अहमियत वाले हैं। एक तो है 9700 निफ्टी पर और दूसरा है 23,500 बैंक निफ्टी पर। इन 2 लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करें। शॉर्ट करें ना करें वो अलग बात है, प्रॉफिट बुकिंग जरूर उन लेवल्स के आसपास करें और फिर इंतजार करें एक डिप का। भले ही ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है लेकिन एक चांस मिल सकता है। और अगर आप वो चांस नहीं लेना चाहते हैं और तेजी के माइंडसेट में रहें तो फिर आराम से गिरावट का इंतजार करें और फिर से खरीदने के बारे में सोचें। वो दूसरा तरीका हो सकता है। शॉर्ट ना भी करें तो चलेगा, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार कर सकते हैं। जब तक निफ्टी 9600 के नीचे बंद ना हो, जो कि 4 सेशन से निफ्टी लगातार 9600 के ऊपर बंद हो रहा है, 23,200
ये है बैंक निफ्टी पर क्लोजिंग लेवल। तो ये दोनों ही लेवल्स आप क्लोजिंग बेसिस पर ध्यान में रखें। आज हफ्ते का आखिरी दिन भी है, तो अगर आपको 9600 के ऊपर की क्लोजिंग मिले तो क्या कहने, 23200 के ऊपर की बैंक निफ्टी पर क्लोजिंग फिर से मिले तो आप तेजी की पोजीशन को अगले हफ्ते के लिए भी ज़रूर लेकर जाएं, और मुझे लगता है वो मिलेगी। और हो सकता है आज आप रिकॉर्ड लेवल पर बैंक निफ्टी को क्लोज होते हुए देखें। अब तक का जो हाईएस्ट लेवल है 9625 का, क्लोजिंग का 9625 का, उसके ऊपर क्लोज हो जाए तो फिर अगले हफ्ते के लिए भी बहुत बेहतरीन संकेत होंगे। ट्रेडिंग करने के लिए आज से 9550 के स्टॉप लॉस से खरीदें निफ्टी को, और अगर गैप से खुल जाए तो स्टॉप लॉस सरकार कर 9600 पर कर लें। 9675 9700 आपका टारगेट होगा आज के लिए। जो स्किल ट्रेडर्स है, छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड करना जानते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, वो एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं 9700 के आसपास छोटे मुनाफे के लिए। 9725 पर स्टॉप लॉस लगाइए। 9650 9675 उनका टारगेट होना चाहिए। लेकिन जो ट्रेडर्स शॉर्ट नहीं करते उनके लिए सिंपल एक ही फॉर्मूला है, किसी भी हाई लेवल से निफ्टी 50 से 75 पॉइंट नीचे मिले वहां पर तुरंत खरीद लिए, जब तक कि निफ्टी अहम लेवल न तोड़े। बैंक निफ्टी मुझे लगता है कल की वीकली एक्सपायरी के बाद आज उछाल देने के लिए बैंक निफ्टी तैयार होता हुआ दिख रहा है। कल आपने देखा भी किस तरह से बैंकिंग शेयरों में एक्सपायरी की थोड़ा सा दबाव दिखा, लेकिन मिड कैप बैंक्स फिर से उछलते हुए नजर आए। तो बैंक निफ्टी को खरीदें 23200 के स्टॉक के साथ। 23400 23500 ऊपर का लेवल है, और 23500 पर एक शॉर्ट को लिया जाए 100 पॉइंट के रिस्क के साथ 23300 के टारगेट के लिए। हेमंत, आज लंबी लिस्ट है सेक्टर्स की, और दोनों ही तरह के सेक्टर्स हैं, थोड़े बड़े भी थोड़े छोटे भी। प्राइवेट बैंक्स बेहद मजबूत दिख रहे हैं, आज की तेजी को लीड करने का काम कर सकते हैं। ऑटो और खासतौर से टू व्हीलर्स, यहाँ पर मजबूती होगी। फार्मा लगातार दूसरे दिन एक कॉन्ट्रा और बोल्ड कॉल के तौर पर मैंने कल भी चुना था, आज फिर से चुनूंगा। एनबीएफसीज में खरीदारी का रुझान नजर आ रहा है, लेकिन 3 छोटे सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फर्टिलाइजर्स और राइस, ये मॉनसून से जुड़े हुए 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है दमदार प्रदर्शन आज के सेशन में कर सकते हैं। बिल्कुल, तो काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। आज आपका बर्थडे है, ये बताइए 9700 आदि करा दिया जाए? बिल्कुल होना चाहिए, बस इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती, इससे बढ़िया बाजार में तोहफा नहीं दे सकता, देने को तैयार है। देखिए जब हमने शो शुरू किया था तो एसजीएक्स निफ्टी था 30 अंक ऊपर, और अब है 40 अंक ऊपर। तो बर्थडे वाला जो रब ऑफ है ना, वो एसजीएक्स में देखने को मिल रहा है। चलिए वागले साहब से पूछते हैं, क्या उनके टारगेट्स भी 9700 के ऊपर के हैं? सर बताइए कैसे अप्रोच करेंगे आज आप निफ्टी को, बैंक निफ्टी? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। 9720 में कितने दिनों से कहते आ रहा हूँ, तो अनिल जी का बर्थडे है तो उसमें थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। हाँ ठीक बात है। मतलब आप 10,000 आपने कल करवा ही दिया था। आई थिंक यूएस मार्केट्स कल दोपहर में थोड़े सीमित दायरे में थे। जी हाँ, उसके बाद में भागे जोर से। हाँ, वो अच्छा, लोग सोच रहे होंगे भागे क्यों? उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि वो सोशल मीडिया पे बर्थडे का पता चला। अच्छा, निफ्टी का 9570 स्टॉप लॉस, 9720 टारगेट, ये मैं 2-3 दिन से ऑलमोस्ट लेवल सिमिलर है। बैंक निफ्टी 23,150 23,550, ये 400 पॉइंट का रेंज है। इनफैक्ट मेरा फर्स्ट स्टॉक आज प्राइवेट बैंक है जो अनिल जी ने कहा, तो मुझे भी उसमें स्ट्रेंथ दिखती है। मेरे 3 बाय है, एक सेल है। प्राइवेट बैंक बताई दीजिए सर, यहाँ पर कौन सा है? कर्नाटक बैंक, कल क्लियर ब्रेकआउट आया। 174 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 192। अच्छा चलिए, तो कर्नाटका बैंक पर नजर रखिएगा। एक और यहाँ पर बात जोड़ दूं कि 6 और 7 अगले हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी है, और पॉलिसी से पहले सरकार कुछ सजेशंस भेज रही है मॉनेटरी कमेटी को। देखना होगा कि अब इस बार रेट कट होता है नहीं, लेकिन उससे पहले देखिए कल सारे के सारे छोटे प्राइवेट सेक्टर्स बैंक्स में तेजी देखने को मिली। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे आगे, लेकिन पहले बात करते हैं एफआई और डीआई के डेटा के। कैसे लगे आपको डेटा? वैसे एफआई के थोड़े से ढीले हैं, लेकिन मुझे लगता है एफआईएस को भी थोड़ी अंदाजा था कि डाउ इतना ऊपर बढ़ जाएगा। सही बात है। तो जाहिर सी बात है कि शॉर्ट कवरिंग तो उन्हें भी करनी पड़ेगी। हाँ, 500 करोड़ के स्टॉक्स उन्होंने कैश में बेचे और 500 करोड़ से ज्यादा के फ्यूचर्स में भी स्टॉक्स बेचे। तो स्टॉक स्पेसिफिक बिकवाली जरूर हुई है कल एफआईएस की, लेकिन एफआईएस ऐसा नहीं कि बहुत मंदी के मूड में है। सामने इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने 350 करोड़ के खरीदे, तो थोड़ी खरीदारी है। घरेलू फंड ने थोड़ा सा हाथ धीमा किया है, 250 करोड़ की खरीदारी है, लेकिन पैसा तो है ही है। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप इंतजार करेंगे बाजार थोड़े और नीचे आएंगे और फिर खरीदेंगे, या फिर बाजार आपकी उम्मीद के मुताबिक नीचे ना आए और अचानक से सरप्राइज देकर और ऊपर जाने की कोशिश करें, तो फिर मजबूरी में खरीदें। तो चाहे घरेलू फंड हो चाहे एफआईएस, ये बाजार उन्हें पॉजिटिव साइड पर सरप्राइज दे रहा है और उन्हें मजबूरी में खरीदना होगा, ये संकेत साफ है। और सबसे बड़ी बात जो है हेमंत, जिस वजह से बाजार रुक रुक कर चल रहा है, वो कई सारे ट्रेडर्स जो अपनी शॉर्ट पोजीशन को काटने के लिए तैयार नहीं है। जो हम लगातार कह रहे थे कि होता है कि जब तक आप अगला 100 का आंकड़ा पार न करें, जैसे कि मसलन 9600 पार न करें, तब तक 9500 पर जो मंदी की पोजीशन बनी हुई वो कटती नहीं है। और अब 9600 पे जो मंदी की पोजीशन बनी हुई है
उनके लिए आज वाकई में लिटमस टेस्ट का दिन होगा कि अब और उनमें कितनी ताकत बची, क्योंकि पैसा तो तेजी करने वाले ही बना रहे हैं, मंदी करने वाले भाई 10-12 सेशन में एक आध में बना लें, लेकिन बाकी सेशंस में तो तेजी वालों का पैसा बना है। तो आंकड़ों के लिहाज से मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो आंकड़ों के लिहाज से दिक्कत वाली बात नहीं। बागले साहब ने कर्नाटका बैंक तो बता दिया, 2 और स्टॉक्स बताइए जहां पर आप ज्यादा बुलिश हैं। दूसरा मेरा स्टॉक होगा हेमंत अपोलो टायर्स। स्टॉक्स में कल जो तेजी थी, आई थिंक हमने मॉर्निंग में भी बात की थी, ये स्टॉक हमने सबसे पहले बात किया था। 2 स्टॉक्स मुझे इससे आउट परफॉर्मर लग रहे हैं, एक तो अपोलो टायर, दूसरा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। वो अगर पोजिशनल व्यू पे लेना है तो वो बेटर है, लेकिन 1-2-3 दिन के व्यू से लेना है तो अपोलो टायर्स में ज्यादा मोमेंटम दिखता है शॉर्ट टर्म। तो 237 के बाय स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 255। और तीसरा मेरा स्टॉक होगा बाय इन अ डाबर, स्टॉप लॉस 282, टारगेट 294। चलिए, तो टायर सेक्टर कल हाँ। आपने सबसे पहले 9:15 पर कहा था, इस पर नजर रखिए। और फेसबुक लाइव पर काफी सारे लोग हमसे कल कह रहे थे उनका पैसा बहुत बना है। ये बताइए, तेजी जारी रहेगी, पार्टी जारी रहेगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मतलब कल शुरुआत हुई, यहाँ से भी आराम से 5-5% की अपसाइड है अगले 2-3 सेशन में। और कल वागले साहब 234 के लेवल का जो इंतजार करते हैं कि उसके बाद मैं अपोलो टायर खरीदूंगा, तो फाइनली वायर मेरे ख्याल से। और सीएट तो आपका 1800 रुपए के आसपास का टारगेट कल ही आ की हमने बात की थी, वो 79 कुछ तो आया था। 1700 पे सीएट, 1700 का सीएट 1800 और 228 230 वाला अपोलो टायर्स 242। तो इसलिए हम कहते हैं कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं आपने जिनके फंडामेंटल बर्थडे अच्छी पकड़। गिफ्ट तो लोग आज आपको दे रहे हैं, आपने रिटर्न गिफ्ट एक दिन पहले ही दे दिया और था। भी देंगे, आज भी मैं वही कहने वाला था। तो ऐसा नहीं कि एक से काम भरने वाला है, तो आज भी 9:15 पर काफी सारे और स्टॉक्स हैं। बर्थडे तो साल में एक दिन आती है, लेकिन हम गिफ्ट रोज देंगे। सही बात है। चलिए, तो ये तो हुई टायर सेक्टर की बात। जो पार्टी कल शुरू हुई है वो जश्न पार्टी जारी रहने वाली है, तो इन स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। अच्छा, प्रकाश दीवान जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, उन्हें भी अभी जोड़ेंगे, माइक अप होके तैयार हो रहे हैं, और उनसे भी जानेंगे कि उनको कौन से स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, व्यू उनका भी पूछेंगे, मार्केट पर क्या है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं एफएनओ से क्या संकेत मिल रहे हैं। अनिल बताइए। मेरी बर्थडे के दिन हार्दिक सहानुभूति है उन 41 लाख शेयरों के ओपन इंटरेस्ट वाले ट्रेडर्स की जिन्होंने 9600 के कॉल बेच रखे हैं, यानी कि मंदी की पोजीशन बना रहे हैं। उनके लिए आज मुश्किल भरा दिन है, क्योंकि देखिए लगातार हम इसलिए बार बार कहते हैं कि देखिए बाजार का ट्रेंड समझने की कोशिश कीजिए। ये हो ऐसा रहा है, आप ये सोचते हैं मंदी की पोजीशन बना करके हमें मौका मिलेगा काटने का, कभी तो करेक्ट होगा, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। और बाजार किसी भी दिन अहम लेवल के नीचे जाकर बंद नहीं हो रहा। अब 9600 पर जो 41 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, अब आज गैप से खुलेंगे। फर्ज करें आप अगर आज लाइफ टाइम हाई पर वीकली क्लोज है 9624, ये अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है। और आज पूरी संभावना है, चूंकि इतना गैप से खुल रहा है, अनलेस कोई अनएक्सपेक्टेड ग्लोबल मार्केट से कोई घटना हो जाए जिसका हमें पता नहीं, वो तो एक अलग बात है। अदरवाइज आपके लिए पूरी संभावना है कि आप एक लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दें। तो फिर ऐसे में आपके लिए शॉर्ट में बने रहने का कोई लॉजिक नहीं। यानी कि देखिए, तेजी करने वाले जो ट्रेडर्स है वो लॉजिकली कैलकुलेशन करके सोच समझ कर तेजी कर रहे हैं। सही बात है। मंदी करने वाले जो ट्रेडर हैं वो उम्मीद में मंदी करने के कुछ तो ऐसा खराब होगा, कभी तो होगा जिसकी वजह से हमें मौका मिलेगा। ये तरीका नहीं है। बाजार का ट्रेंड कमजोर है तो आप मंदी कीजिए, बाजार का ट्रेंड मजबूती का है तो तेजी कीजिए। और इस बीच में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं जो पता नहीं होती, उससे झटके लगते हैं, तो वो आपको मौका देता है। फिर वो चाहे वो आपको पी नोट्स वाली कोई खबरें आ जाए या ऐसी आ जाए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहां तक वायदा कारोबार के डेटा का सवाल है, कल के सेशन में क्लासिकल केस दिखा है शॉर्ट कवरिंग का। निफ्टी में 3 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं, 14 पॉइंट की प्रीमियम बनी है। बैंक निफ्टी में 90,000 शेयर वीकली एक्सपायरी के दिन कम हुए हैं। प्रीमियम जो डिस्काउंट में 90 पॉइंट चल रही थी बैंक निफ्टी, वो घटकर सिर्फ 18 पॉइंट रह गई। यानी कि बैंक निफ्टी में दमदार शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी है। तो कल की कमजोरी में डरने की जरूरत नहीं, शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। और ऐसे में मुझे लगता है कि बाजार बैंक निफ्टी से लीडरशिप आज लेने की कोशिश कर सकता है। ये एक बोल्ड कॉल है, क्योंकि कल की कमजोरी के बाद शायद बैंक निफ्टी लोगों को उतना मजबूत ना दिखे, लेकिन मुझे मजबूत दिख रहा है बैंक निफ्टी। और मुझे लगता है आज फिर से तेजी के लिए बैंक निफ्टी आपको ऊपर ले जा सकता है। 9600 गैप से खुलने के बाद बड़े सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि वहां पर पोजीशन दोनों ही तरह की पुट और कॉल की लगभग बराबरी की और बड़ी बनी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि अब 9600 को तोड़ना इतना आसान होगा। 9700 के पार जाना थोड़ा मुश्किल होगा, और उसकी वजह यह कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में वहां है, और इसीलिए मैंने कहा कि वहां पर आप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। और 23,500 पर बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग करने की राय इसीलिए है, इस महीने का जो कॉल ऑप्शन में बैंक निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 23,500 पर है। तो वहां थोड़ी प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा इंतजार कर लें, ये आपके लिए ठीक रहेगा। तो वायदा कारोबार के आंकड़े बेहतरीन है, घबराने की जरूरत नहीं। विक्स 4% कल गिरा है, 11.25 के आसपास है, कंफर्टेबल है। कहीं कोई ऐसा संकेत नहीं है जिससे कि आपको डर लगे। सिर्फ एक ही कोशिश
रहने की जो राय है वो इस वजह से कि ग्लोबली जो डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं अमेरिका की तरफ से, इनका क्या असर कब होगा, किस तरह के कोई स्टेटमेंट आ जाए, तो वो एक थोड़ा सा खतरा है। तो अपना स्टॉप लॉस रख लें या ऊपरी लेवल पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके 50-75 पॉइंट के करेक्शन का इंतजार करें। ऑलराइट, चलिए तो तेजी होगी। खुलते ही निफ्टी और बैंक निफ्टी नए ऑल टाइम हाईज को भी आज छूने वाला है। ऐसे में हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय है, ये हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कौन सी वो 5 खबरें हैं जिनके दम पर आज शेयर दिखेंगे एक्शन में, और प्रकाश दीवान जी के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए कौन से हैं, मार्केट फर्म का व्यू लेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एसडीएक्स निफ्टी देखिए तेजी के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत होने वाली है, संकेत दे रहा है। और ऐसे में हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय, आइए देखते हैं। सुमित बगड़िया कह रहे हैं कि तेजी करनी चाहिए, 9700 आज हासिल होगा, 9580 का स्टॉप लॉस रखिए। सच्चिदानंद उत्तेकर, इनकी भी राय है खरीदारी करने के लिए 9578 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करने की राय रखते हैं। वो 9630 पर खरीदना चाहते हैं निफ्टी। मेरे ख्याल से ये फ्यूचर्स के लेवल होंगे, 9730 का लक्ष्य है उनका। एक ये प्रभाकर आईडीबीआई कैपिटल के कह रहे हैं तेजी में ही पैसा बनेगा, 9710 का टारगेट, 9580 का स्टॉप लॉस। प्रकाश गावा साहब खरीदना चाहते हैं निफ्टी 9660 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस छोटा है 9580 पर। 9685 तक निफ्टी जा सकता है, ये राय है कुणाल सरावगी की इक्विटी रश के। वो कह रहे हैं कि 9570 का स्टॉप लॉस रखें। तो पांचों के पांचों एक्सपर्ट बुलिश और कुछ एक्सपर्ट 9700 आज ही हासिल होने की बात भी कर रहे हैं। और जो सपोर्ट दिख रहा है निफ्टी पर बेहद क्रिस्टल क्लियर है, 9570 ये है लेवल जिस पर नजर रखिए। इसके नीचे जाएगा नहीं कोई, 9570 कुछ 9580 का लेवल दे रहे हैं नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 9700 के आसपास के लेवल। ऑलराइट, चलिए अब जानते हैं कि कौन सी वो 5 खबरें हैं जिनके चलते आज शेयर रहेंगे एक्शन में। जानते हैं 5 का पंच, टॉप 5 स्टॉक। होटल लीला, फाइनली चेन्नई की प्रॉपर्टी बिकने की पूरी कोशिश इनकी जो चल रही थी लंबे समय से, अब कामयाब होती नजर आ सकती है। यूएस की, अमेरिका की एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है मैरीगोल्ड कैपिटल, ये 700 करोड़ रुपए में चेन्नई की ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इरादा तो कंपनी का था कि 1000 करोड़ के आसपास डील हो जाए, लेकिन पिछले 2 साल से वो लगे हुए थे, हो नहीं पाई। अब फाइनली 700 करोड़ में डील हो सकती है। देना बैंक इस पर नजर रखिए, 1800 करोड़ रुपए जुटा सकती है क्यूआईपी के जरिए ये बैंक, और 27 जून को एजीएम है, वहां पर शेयरधारकों के सामने ये प्रस्ताव रखा जाएगा। SREI इंफ्रा, श्रेय इंफ्रा, ये कंपनी रहेगी रडार पर। रूस की एक कंपनी है VEB, इसके साथ ये $50 करोड़ का एक करार करने जा रहे हैं। और इस करार में होगा क्या, ये रूस से मशीनें मंगवाएंगे और इन मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में। तो श्रेय इंफ्रा के लिए ये एक अच्छी खबर। पीएनबी के ऊपर रखिए नज़र, इनकी सब्सिडीज जो लिस्टेड है पीएनबी गिल्ड्स जैसी, उन पर भी रखिएगा नज़र, क्योंकि ये कुछ सब्सिडीज में हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ये एक इनकी अनलिस्टेड सब्सिडरी है जिसमें हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। 1 साल के अंदर अंदर बोर्ड फैसला ले लेगा उसमें हिस्सेदारी बेचने के लिए, लेकिन लिस्टेड कंपनी तो पीएनबी गिल्ड्स है। पीएनबी के अलावा ये दोनों ही स्टॉक्स आज आपके रडार पर होनी चाहिए। रिलायंस कम्युनिकेशन रहेगा रडार पर, खबरों की वजह से भी और एक्शन की वजह से भी। आज अनिल अंबानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि उनकी आगे की रिलायंस कम्युनिकेशन को लेकर क्या योजनाएं, क्योंकि एक के बाद एक कई रेटिंग एजेंसीज ने डाउनग्रेड किया। और अब कल देर शाम ये खबर आई कि भारतीय एयरटेल को इन्हें इंटरकनेक्ट चार्जेस के तौर पर 90 करोड़ रुपए चुकाने थे, वो नहीं चुका पाए, ये पैसा बकाया है। ILD और NLD के चार्जेस भी उन्हें चुकाने बाकी हैं। तो देखना होगा अनिल अंबानी आज क्या कुछ कहते हैं। उससे पहले रिलायंस कम्युनिकेशन का स्टॉक है वायदा कारोबार के बैन में, और अब रिलायंस कैपिटल भी वायदा कारोबार के बैन में आता हुआ दिखा। तो न सिर्फ आरकॉम बल्कि अनिल अंबानी ग्रुप के तमाम शेयर आज रहेंगे रडार पर। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले साहब, और अब बाजार के जाने माने दिग्गज प्रकाश दीवान साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बर्थडे गिफ्ट दे दीजिए आज। जन्मदिन की शुभकामनाएं पहले तो सर। थैंक यू। आपने आज बुला लिया, मतलब थर्सडे की जगह आज फ्राइडे किया। बिल्कुल, बर्थडे के दिन साथ में होने चाहिए अनिल जी। वो इसलिए कि ताकि मेरी बर्थडे पर आप हमारे आवाज के दर्शकों को कोई एक अच्छा सा गिफ्ट दे। आप तो रोज दे ही रहे, तो हम भी हफ्ते में एक आध दिन बिल्कुल कोशिश कर ही सकते हैं। नहीं, आई थिंक मतलब स्टॉक स्पेसिफिक तो ऑफ कोर्स बात करूंगा। एक ही चीज बोलना चाह रहा था कि जो आप यूएस मार्केट की रैली की बात कर रहे थे,
जो डेटा आया है वहां से, जॉब्स डेटा का, वो अनएक्सपेक्टेडली अच्छा आया है। तो एक्सपेक्टेशन थी नहीं, तो आपको यूएस इंडेक्स देखिए, डॉलर इंडेक्स वो भी बढ़ा है, यूएस डॉलर स्ट्रांग हुआ है। उससे एक जो इम्प्लीकेशन मेरे को समझ आई कि अगले महीने रेट हाइक वहां पे होगी। ठीक बात है। तो आज की गुड न्यूज है, महीने बाद हो सकता है थोड़ी सी वो भी रहे, एक थोड़ा सा रिएक्शन उस पर नेगेटिव भी हो सकता है। सो ये मार्केट अब जिस फेज में आ रहा है, जैसे आपने कहा 9700 इज द नेक्स्ट पड़ाव कि भाई स्ट्रांग लग रहा है, फंडामेंटली भी बाइंग अच्छी खासी आई। यही चीज पिछले बुधवार को नहीं लग रही थी। जी हाँ, सही बात है। तब मतलब ये लग रहा था कि अब 9230 और ये वो के जो आंकड़े दिखे अब वो आने वाले हैं। तो एक चीज मुझे समझ आ रही कि मार्केट विल नाउ बिकम एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, क्योंकि आपके रिजल्ट सीजन, अर्निंग सीजन की ऑलमोस्ट समाप्ति आ गई है। जो डाइजेस्ट होना था हो गया। अब सारे ट्रिगर्स जो है वो अनएक्सपेक्टेड ट्रिगर्स है, कोई भी ट्रिगर विजिबल नहीं है एक्सेप्ट फॉर मे बी आरबीआई पॉलिसी। बिल्कुल, और आरबीआई पॉलिसी जो आप कह रहे हैं 6 और 7 तारीख को है, उसमें कुछ रेट कट होगा। आप कह रहे हैं कि इस महीने यूएस में रेट हाइक हो सकता है, वहां पर भारत में रेट कट हो सकता है। होप है क्या? नहीं, होप नहीं है, बट पॉसिबिलिटी जरूर है। हाँ, पॉसिबिलिटी जरूर है, क्योंकि इसका रीजन है जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं 2 दिन पहले, उसमें जो चाइना के हिसाब से जो स्लो डाउन हम आज हम 7% के ऊपर अगर ग्रो करते हैं साल तो चाइना 6.5% पे, तो वी बिकम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज इन दिस रीजन। ठीक बात है। और अगर वो वहां पे कोई भी गिरावट आती है या स्लो डाउन होता है तो सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, मतलब बहुत पॉजिटिवली, इट विल बी सीन एज थोड़ा सा सेटबैक। तो उस वजह से हो सकता है इंटरेस्ट रेट्स को स्पर किया जाए, इकोनॉमी को थोड़ा सा पुश देने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को घटाया जाए। अब इस बार होता है, अगली बार होता है, ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, बट माई सेंस इज पॉसिबिलिटी जरूर है, होप तो नहीं है, बट पॉसिबिलिटी जरूर। चलिए, तो ये पॉसिबिलिटी है और इसके चलते प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रहेंगे फोकस में। लेकिन वागले साहब के बाकी के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं? प्रकाश दीवान जी को एक शेयर जो सबसे अच्छा लगता है आज के दिन, इस सब पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। प्रकाश दीवान साहब हैं, संदीप वागले साहब हैं। आज अनिल सिंघवी जी का जन्मदिन है, तो इस मौके पर प्रकाश जी ने कहा है कि मैं एक तोहफा देना चाहता हूं। सिंघवी साहब के जन्मदिन पर आप सबको तोहफा मिलने वाला है। सर बताइए, कौन सा स्टॉक है जो आज आपने चुना है? मैंने ऑटो एंसिलरी कंपनी है सोना कोयो करके, बहुत अच्छी वेल नोन कंपनी है, मतलब बिजनेस वाइज भी और सोशल उसमें पेज 3 वाइज भी। हाँ, पेज 3 वाइज तो है। पर इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे अब लग रही है इसमें, जो कंपनी ने एक्विजिशन हाल में अनाउंस किया था, उसमें वो कंपनी की अगर आप पूरी ओनरशिप पैटर्न समझें तो वो एक्चुअली टोयोटा कंपनी है। ठीक बात। सोना कोयो की ग्रोथ अभी तक हिंदुस्तान में जो हुई है वो मारुति के बलबूते हुई है जी। अब आप सोचो, मारुति इतनी बड़ी ब्रांड और बिजनेस जो है वो तो था ही, अब टोयोटा की मालिकी भी आ रही है। तो अगर ये टोयोटा को भी सप्लाई करने लगे और ग्लोबलाइज हो गया यहाँ से, तो बिजनेस पोटेंशियल तो बहुत है। और टोयोटा कंपनी ने देखा होगा, कुछ समझा होगा, कुछ तभी लिया है। दूसरी चीज ये हो रही है कि ऑटो एंसिलरी में अगले 2 साल में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो बोलबाला थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ है जी, उससे काफी कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स में आंच आएगी, स्टीयरिंग सिस्टम्स पे नहीं आएगी। तो होगा ये कि अगर मैं जैसे कोई फ्यूल कंपनी में हूँ, फ्यूल इंजेक्शन कंपनी में हूँ इन्वेस्टेड एज ए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उसमें से निकल के मैं ऑटो एंसिलरी का एक्सपोजर तो मुझे रखना ही है, तो मैं इस टाइप की कंपनीज में अपना एक्सपोजर बढ़ाऊंगा। तो ये जो पैटर्न है ये अगले 2 साल में आपको बहुत डिस्टिंक्टली दिखेगा। तो कई कंपनीज में से शिफ्ट होंगे। तीसरी चीज ये है कि इनका ओपन ऑफर अभी पेंडिंग है, और जिस टाइप का इसमें इक्विटी पैटर्न आप देखें ना, फ्लोटिंग स्टॉक जो है वो फ्री फ्लोट भी बहुत कम है। उसके अंदाजे से अगर यहाँ कोई वो आंकड़ा डालना हो तो मेरे हिसाब से वो ट्रिपल डिजिट से नीचे तो आ ही नहीं सकता। और उसमें भी कैसा रिस्पांस आता है, कितने लोग टेंडर करते हैं, वो सब देखना है। बट यहाँ से अच्छी खासी थोड़ा लॉन्ग टर्म है, आज का आज बढ़ जाएगा ऐसा नहीं, क्योंकि काफी टाइम से इस लेवल पे स्टेबलाइज हुआ है। बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बेट इन दिस मार्केट। सोना कोयो खरीदे, इतनी कमाई होगी कि आप उस कमाई से सोना खरीद पाएंगे आराम से। सही बात है। अच्छा, मुझे याद है पिछली बार एक बार प्रकाश दीवान साहब ने यूकाल फ्यूज बोला था, उस दिन 20% का सर्किट लगा था, अगले दिन भी 20% का सर्किट। एक्चुअली है ना, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स जबरदस्त ग्रिप है दीवान साहब। मतलब ऑटो एंसिलरी स्टॉक तो मुंह से निकलना चाहिए। अब देखिए आज क्या कुछ है। रह चुका हूं चैनल चेक बिल्कुल, इधर पता है कि इन कंपनियों में क्या कुछ होता है, कितनी कमी होती है। तो चलिए आज के सेशन के लिए रखिए नजर इस पर। लेकिन एक स्टॉक जिसका जिक्र करना जरूरी है,
उससे पहले क्या एफआईएस की रिपोर्ट्स ले ली जाए आज? सोनम है बिल्कुल, सोनम हमारे साथ जुड़ चुकी है। सोनम, गुड मॉर्निंग, बताइए किन शेयरों पर रिपोर्ट्स आई? अब थोड़ा काम कम हो गया होगा, रिजल्ट सीजन खत्म, तो रिपोर्ट्स कम हो गई है। गुड मॉर्निंग आनंद जी, और सबसे पहले तो आपको वेरी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर। थैंक यू। रिपोर्ट्स डेफिनेटली कम हुई है, लोग लगता है छुट्टी पर चले गए हैं। शुरुआत ऑटो सेक्टर के साथ करना चाहूंगी, जहाँ पे मई महीने के आंकड़े आ गए हैं। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि आंकड़े बेहद ही मजबूत आए हैं। टू व्हीलर स्पेस में एक डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के कारण जून महीने के आंकड़े थोड़े से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन फिर से जुलाई में रिकवर हो जाएंगे। मारुति, आयशर मोटर्स, अशोक लेलैंड, एमएनएम पे उनकी खरीदारी की सलाह है। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो पर उनकी बिकवाली की सलाह है। वहीं डॉयशे बैंक का मानना है ये जो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है वो बना रहेगा, मारुति आउट परफॉर्म करता रहेगा। उन्होंने एमएनएम पे, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे खरीदारी की रेटिंग दी है और लक्ष्य 1525 का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से 7% का अपसाइड उनको दिखाई दे रहा है। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो जी एंटरटेनमेंट पर रिपोर्ट आई है सीएलएसए की। उन्होंने अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 625 रुपए का दे रहे हैं। उनका मानना है कि आईपीएल होने के बावजूद कंपनी अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन कर पाई है मई महीने में, तो इसका फायदा कंपनी को मिलने वाला है। बल्कि वित्त वर्ष 2017-19 के ईपीएस में 25% का सीएजीआर ग्रोथ देखने को मिल सकता है। क्रेडिट स्विस काफी बुलिश हुआ है वोल्टास पर, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को भारी तौर पर बढ़ाया है, 480 से लक्ष्य को बढ़ाकर 585 का कर दिया है। मौजूदा भाव से 15% का अपसाइड को दिखाई दे रहा है। एलजी नॉर्मल एसी से हट चुका है, साथ ही जो इन्वर्टर एसीज में भारी प्राइसिंग या फिर भारी ऑफर्स दे रहा था वो अब कंपनी ने विड्रॉ कर लिया है, तो इसका फायदा वोल्टास को मिलता हुआ दिखाई देगा। वोल्टास पर प्राइसिंग प्रेशर कम होगा और उसके मार्जिन्स में एक जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। कॉनकॉर पे सिटी बुलिश हुआ है, खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1375 रुपए का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से उनको 20% का अपसाइड दिखाई दे रहा है स्टॉक में, जहाँ पे उनके मुताबिक 2020 तक जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है वो कमीशन हो जाएगा और उसका सबसे ज्यादा फायदा कॉनकॉर को ही मिलता हुआ दिखाई देगा। ब्रिटानिया पर एचएसबीसी की फाइनली रिपोर्ट आई है। सिटी और सीएलएसए ने कल टारगेट्स रेस किए थे, आज एसएसबीसी रेस कर रहा है, लक्ष्य 3600 से बढ़ाकर 3800 का दे रहा है। उनका मानना है जो प्रीमियम बिस्किट सेगमेंट में कंपनी लीड करती हुई दिखाई देगी। और फाइनली रिलायंस कम्युनिकेशन पर एचएसबीसी ने भी अपना लक्ष्य घटा दिया है, 28 से अब 17 का लक्ष्य दे दिया है। उनका मानना है कंपनी का कोर बिजनेस जो है वो काफी कमजोर है और नियर टर्म में कंपनी के पास काफी कम विकल्प है अपने कर्ज को कम करने के लिए। पहले 2 दिन पहले सीएलएसए ने 17 का लक्ष्य दिया, अब एचएसबीसी भी 17 का लक्ष्य रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए देता हुआ। अब देखना होगा आज अनिल अंबानी क्या स्पष्टीकरण देते हैं मीडिया को। शुक्रिया सोनम आपका इस जानकारी के लिए। वोल्टास भी कल बाजार खुलने के साथ साथ देखिए, हमने आपको बताया था इस शेयर पर रखिए नज़र, और अनिल क्या तेजी स्टॉक ने दिखाई है, और अब यहाँ से 80-85 की तेजी और बाकी है, ये मानना है क्रेडिट स्विस जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउस का। इसमें तो है ना, पैटर्न बदल रहा है एक्चुअली। हाँ। क्या हुआ, आप जैसे गर्मी पड़ना शुरू हुई, आपने फील किया कि मुझे बड़ी गर्मी लग रही है, वोल्टास पे अब तेजी होनी चाहिए, तो गर्मी की शुरुआत में वोल्टास हेमंत ने रिकमेंड करना शुरू किया, फिर इन्होंने बैटन मुझे दे दिया। हाँ। तो रिजल्ट के कुछ दिन पहले फिर मैंने कहा भाई रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं, खरीदिए, वहां से तेजी बनी। अब फिर से कल से हेमंत ने बैटन ले लिया, तो अब फिर से आगे तेजी बनती दिख रही। तो देखिए, जब अब बड़े बड़े इतने जो ये सारे आपके एफआईज हैं और ऊपर के टारगेट्स दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी स्टॉक्स में, क्वालिटी मिड कैप्स में अब भी बेहतरीन मौके हैं। तो वोल्टास ये स्टॉक आज भी रखिए रडार पर। इस बीच हमारे 2 और एक्सपर्ट हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एक तो आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल हमें चार्ट्स पर राय देंगे आज और आगे स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन होगा। इसके साथ ही मोनार्क नेटवर्क कैपिटल के वायदा कारोबार के एक्सपर्ट विश्वेश चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। विश्वेश जी, पहले तो आप एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी पर राय दें। क्या डेटा कुछ सजेस्ट करें कि निफ्टी 23,500 और बैंक निफ्टी माफ कीजिएगा, निफ्टी 9,700 और बैंक निफ्टी 23,500 के पार निकल सके? फर्स्ट ऑफ ऑल जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं अनिल जी। शुक्रिया सर। जी सर, अगर मेरा इंटरप्रिटेशन ऐसा रहेगा कि इन अ वेरी शॉर्टर टर्म 9640 का एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल है, और जैसे ही 9640 के ऊपर जाएगा, मेरा ऐसा मानना है कि 9700 का लेवल टेस्ट हो सकता है। और 9700 के जो कॉल राइटर है आज के दिन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए कि 96 के पुट में बिल्टअप होता है और दूसरा 97 के कॉल राइटर भागते हैं कि नहीं भागते हैं। तो अगर आज के दिन में ओपनिंग अच्छी है
है 9640 के ऊपर हम खुलते हैं और 97 के कॉल राइटर अगर चाहते हैं तो मेरे ख्याल से फिर रैली में हम अपसाइड दे सकते हैं। और बैंक निफ्टी 23,465 के ऊपर अगर गया तो हम शायद 23,700 तक की रैली देख सकते हैं। बट इन बोथ द केसेस 23,500 का कॉल ऑप्शन और 97 का कॉल ऑप्शन, ये दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होंगे। और अगर मैं एफआई का डेटा देखूंगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एफआई कुछ मेजर सेलिंग नहीं कर रहा है। इनफैक्ट अगर 31 मई का उनका फिगर देखोगे तो आप 1000 करोड़ प्लस कैश में थे, तो एफआई का मूड ठीक ठाक बना हुआ है। और डेटा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बेस तो 9600 तक शिफ्ट हो सकता है, जो अभी करंटली 9500 है। सो आज के दिन में सर दो ही रीडिंग होगी, 9700 के कॉल में अनवाइंडिंग, 96 के पुट में बिल्डअप और 23,500 के कॉल में अनवाइंडिंग। और विशेष जी अपने टॉप ट्रेडिंग आइडियाज भी लगे हाथ बताइए। सर हमने आज 4 बाई स्टॉक सुने हैं और पहले तो निफ्टी पे राय दे, तो निफ्टी पे अगर 9640 निकलता है तो सर 9700 का टारगेट के लिए हम रिकमेंड करेंगे बाय, 9615 के स्टॉप लॉस से। बैंक निफ्टी पे अगर 23,465 निकलता है तो 23,300 से स्टॉप लॉस से बाय करिए, 23,700 टारगेट है। स्टॉक्स में हमने 4 स्टॉक्स चुने हैं सर। पहला स्टॉक है इंडिगो, 1090 के स्टॉप लॉस से बाय करें, अपसाइड में 1230 का टारगेट है। दूसरा स्टॉक है डीसीबी सर, प्राइवेट सेक्टर बैंक में ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन डेटा शो कर रहा है, जिस हिसाब से बिल्डअप हो रहा है और बहुत ही नैरो कंसोलिडेशन रेंज का कल ब्रेकआउट हुआ था। मेरा ऐसा मानना है आज 210 के ऊपर तक के लेवल देख सकते हैं और अगर 2-3 दिन होल्ड करें तो 220 भी दिख सकता है। 195 के स्टॉप लॉस से खरीदने की राय होगी। तीसरा स्टॉक है वो कैश में है बट इतना ब्यूटीफुल उसमें पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, वो है पोलारिस सर, 245 का टारगेट है, 220 का स्टॉप लॉस रिकमेंडेशन है। और लास्ट स्टॉक है अदानी पोर्ट। मेरा ऐसा मानना है कि सारे अदानी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक शॉर्ट का रुझान बना हुआ था और जो कवरिंग आ सकती है विद मार्केट मूविंग है, तो 342 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह होगी। 360 का टारगेट है। सारे जो ये रिकमेंडेशन है सर 3 to 4 डेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके, तो खरीदें आप इंटरग्लोब, खरीदें डीसीबी और खरीदें अदानी पोर्ट। ये 3 स्टॉक हैं जो लिस्ट में है इस वक्त तेजी करने के लिहाज से हमारे एक्सपर्ट्स विश्वेश की राय में। चलिए लेंगे राय हम राकेश बंसल जी की भी, और उन्होंने भी कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज ढूंढे आपके लिए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। संदीप वागले साहब, प्रकाश दीवान साहब, विश्वेश चौहान जी से अभी हमने बात की और अब राकेश बंसल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं नई दिल्ली से, आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट। बंसल जी स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार, बताइए कौन से हैं आज के बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आपके पास? वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी पहले तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला कॉल रहेगा जी अनिल जी, पहला कॉल रहेगा कोलगेट पर। एफएमसीजी का एकमात्र ऐसा स्टॉक है जिसने बिल्कुल भी रैली में पार्टिसिपेट नहीं करा है। बड़े चार्ट्स पर अनिल जी बड़ी एक्यूमुलेशन से स्टॉक निकल रहा है, रिवर्सल्स के साइन है और टेक्निकली स्टॉक एक री रेटिंग कैंडिडेट लगता है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से मेरा ऐसा मानना है इसको खरीद के चलना चाहिए। 1009 के स्टॉप लॉस के साथ 1100 के लक्ष्य के लिए दूसरा बाय कॉल भी एफएमसीजी स्पेस से रहेगा। इमामी पर स्टॉक नतीजों के बाद गिरा था बट अब स्टॉक ने नीचे में डबल बॉटम लगाया है 1070 के अराउंड। टेक्निकल पैटर्न्स काफी स्ट्रांग हैं। 1070 के स्टॉप लॉस के साथ इमामी को खरीदने की राय रहेगी 1193 के लक्ष्य के लिए। लास्ट बाय कॉल रहेगा एलएनटी पर। नतीजों के बाद एक करेक्शन देखने को मिली थी, कल के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। एलएनटी को खरीद के चलें 1748 के स्टॉप लॉस के साथ 1870 के लक्ष्य के लिए। परफेक्ट। तो ये हैं वो स्टॉक्स जो आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। पिक्स की बात तो हो गई और अब बात करते हैं खबरों की। और कल बाजार बंद होने के बाद जो टू व्हीलर कंपनियों ने नतीजे पेश किए हैं, नंबर्स पेश किए हैं मंथली सेल्स के, वो बहुत ही फैंटास्टिक थे और इन सबको एनालाइज किया है प्रकाश दीवान साहब ने। ऑटो एंसिलरी की बात तो उन्होंने करी, सोना कोई उनका आज टॉप पिक है। ये बताइए सर, टू व्हीलर्स वर्सेस फोर व्हीलर्स, जीत तो टू व्हीलर्स की हुई है, आपको क्या पसंद है इस पैक में? आई थिंक एक और वो है कि टीवीएस मोटर जो जी जिसको लोग पसंद ज्यादा नहीं करते, और जब नंबर्स आए थे तो मार्जिन को लेके इतनी शंका हो चुकी थी लोगों की कि भाई ये डबल डिजिट्स में तो आ ही नहीं रहे मार्जिन पिछले इतने क्वार्टर से। और जबकि मैनेजमेंट की कमेंट्री जब शुरू हुई तो मैं एक चीज नोटिस की थी कि इतनी कॉन्फिडेंट थी उनकी बॉडी लैंग्वेज, और उन्होंने ये कहा कि हमने 18-19 में बोला है हम डबल डिजिट्स में जाएंगे। आज 5-6% पे आप क्यों इतना वो हो रहे हैं डिसअपॉइंट? और उसके बाद देखिए स्टॉक ने कम से कम 60-70 रुपए की बढ़त हासिल की है इन स्पाइट ऑफ
बैड नंबर्स अकॉर्डिंग टू मार्केट। मुझे लगता है टीवीएस मोटर में अभी भी अच्छी खासी गुंजाइश है और इनका जो नॉर्थ में जो मार्केट शेयर है वो इतना अच्छा इंप्रूव हुआ है पिछले 1.5 साल में कि हीरो मोटोकॉर्प विच वाज द मार्केट लीडर उससे टक्कर अच्छी खासी इन्होंने ली है। तो ग्रोथ तो अभी हम देख रहे हैं कि हर कोई भी एंगल से देखें तो यूपी और नॉर्थ वाली बेल्ट में ज्यादा ही है। तो वहां पे इंक्रीमेंटली इंप्रूवमेंट होगा। नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, टाटा मोटर्स के जो ग्लोबल नंबर्स भी आए हैं हेमंत, वो बहुत इनकरेजिंग है और आज हो सकता है टाटा मोटर्स में जो एक मोमेंटम आया है अगेंस्ट द मार्केट जो चल रहा है वो काफी समय से, वो अच्छा खासा, इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड एफएनओ बेट आल्सो फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। चलिए, आपने एफएनओ बेट की बात की तो फिर मैं विश्वेश को पूछूं, टीवीएस, हीरो और टाटा मोटर्स, वैसे टीवीएस खरीदने की एक वजह और है, मैं थोड़ी देर में आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन तीन में से वायदा कारोबार में कौन से शेयर आपको पसंद है? अगर एक से ज्यादा पसंद है तो विशेष बताएं क्रम में, 1, 2, 3। अगर सर शॉर्ट टर्म में देखना चाहे तो जैसे प्रकाश जी बोल रहे हैं, टीवीएस मोटर सर एक बहुत ही मेजर आउट परफॉर्मर रहा है और अगर वेरी एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म देखें तो मेरे ख्याल से पिछले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में साइडवेज रहा है। बट मेरी बेट अगर होगी तो वो होगी टाटा मोटर पर। सर रिजल्ट के बाद गैप से खुला है, 450 के जो कॉल राइटर थे लास्ट सीरीज में उनको उसने क्रश किया है और उसके बाद में जिस हिसाब से 470 पे कंसोलिडेट हो रहा है और कल के सीरीज में जिस हिसाब से 500 के कॉल में बिल्टअप हो रहा था, मेरे हिसाब से बाय फिगर हो रहा था बिकॉज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऊपर जा रही थी। मेरा ऐसा मानना है कि ये सीरीज में टाटा मोटर 520 तक के लेवल दिखा सकता है। तो आपने जो 3 स्टॉक बोले उसमें से अगर एक ही पिक लेनी है तो सर टाटा मोटर होगी। 460 का 459 का स्टॉप लॉस रखे कैश में, अपसाइड में मेरे ख्याल से 500-510 तक के लेवल देख सकते हैं। अगर कोई एफएनओ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में करना चाहे तो मेरा ऐसा मानना है कि आप 470 या 480 का कॉल ऑप्शन खरीदिए और उसके सामने 500 रुपए का कॉल ऑप्शन बेच दीजिए, बुल कॉल स्प्रेड रेशियो भी बना सकते हैं। ओके, तो ये है राय आपके लिए ऑटो स्टॉक्स पर, जहां पर आज एक्शन पक्के तौर पर देखने को मिलने वाला है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन होने वाला है वो मैं बताने वाला हूँ आपको। कुछ इंटरेस्टिंग है स्टॉक्स और ख़ास तौर से अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर, जहाँ पर एक्शन ज़बरदस्त दिख रहा है खबरों के लिहाज से भी। और आज एक बड़ी इवेंट है, अनिल अंबानी खुद बात करेंगे मीडिया से रिलायंस कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट्स को लेकर। क्या कुछ हो सकता है, स्टॉक्स में क्या करें, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। यार 44,345 करोड़ ये अनिल डेट का फिगर अनिल अंबानी जी के आर कॉम के ऊपर, और आज सफाई देने वाले हैं। क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं ये बताइए, आएंगे वही देने वाले हैं या कोई और देने वाले हैं? तो पैसे का काम तो पैसे से ही होता है, हाँ। राइट। तो अब वो कहाँ से जुटा पाएंगे, कितना जुटा पाएंगे और कितना जल्दी, अब एक्चुअली जुटाने से ज़्यादा टाइम का मामला है एक्चुअली, तो वक्त कम है। तो अगर वो कुछ ऐसी ठोस योजनाएं बता दें कि भाई यहाँ से हमारा पैसा आएगा, इस तरह से आएगा, तब तो एक अलग बात है। बाकी थोड़ा संभलना मुश्किल है एक्चुअली। ये है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस मेक और ब्रेक वाला मामला है। क्योंकि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस और ढीला हो गया कि नहीं कोई सॉलिड प्लान नहीं है, तो फिर स्टॉक्स बचेंगे नहीं। तो ये एक एफएनओ के बैन में, अच्छा शॉर्ट करने वाला सोचता है अब मैं इसे शॉर्ट कैसे करूं, अच्छा ज्यादा रिस्क आदमी लेते नहीं। अच्छा ब्रोकर भी कहता है भैया एफएनओ के बैन में समझ लेना शॉर्ट करने से पहले, और कल एग्जैक्टली यही हुआ है। 10 लोकल बैंक्स को डिफॉल्ट कर रहे हैं। अच्छा लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि भाई एक फॉरेंसिक ऑडिट हो सकता है, बैंक्स कह रहे हैं कि फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए बुक्स का, तो दिक्कतें तो बढ़ने वाली हैं। तो फिर क्या करना चाहिए आज? फिर आज क्या कुछ कहते हैं इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन कुछ बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बाजार का लौटा पाया है, इसकी संभावना कम दिखती। हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो भी सकता है, लेकिन संभावना कम है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात है मालूम है क्या है कि लोग ये सोच रहे थे कि अब तक जो ग्रुप बच गए वो बच गए, मतलब अब इनके एनपी नहीं होंगे। लेकिन अभी भी अगर ये समस्याएं इतने बड़े ग्रुप के साथ दिख रही है तो दिक्कत क्या है, आरकॉम की दिक्कत अपनी अकेली आरकॉम की कंपनी की नहीं है, वो फिर जब ग्रुप के दूसरे कंपनियों में या स्टॉक्स में फैलती है तो वो दिक्कत वाली बात है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ऐसे में सावधान रहने में समझदारी है। जिन लोगों के पास ये शेयर हैं, थोड़ा सा अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रखें या फिर अपनी पोजीशन हल्की रखें, क्योंकि देखिए मूव किसी भी तरफ आ सकता है, ऊपर या नीचे। अगर ऊपर आना है तो फिर तेजी के बाजार में आपके पास ढेर सारे मौके और भी हैं इनके अलावा, और नीचे आना है तो फिर रिस्क आपको पता है क्या कुछ हो सकता है। दीवान साहब, इस डेवलपिंग इवेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? 2 महीने में शेयर तो देखिए आधा हो गया है, और
लोग बहुत निराश हुए हैं। सो दैट इज एक्चुअली इन अ वे गुड कि एक्सपेक्टेशंस बहुत लो हैं। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि जैसे कोई इन्होंने अनाउंस किया और उसमें कुछ निकला नहीं तो बहुत ज्यादा, मतलब ये तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि कोई जादू की छड़ी इनके हाथ लगेगी। बट एक इंटरेस्टिंग चीज जो अब हो रही है वो ये है कि जो बैंकर्स हैं दे आर ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व इन इसको सुधारने में। अगर कहीं ऐसा प्रस्ताव आता है कि बैंक्स के पास जो लोन है आरकॉम की वो कोई और ये कंपनी लेता है विद सम हेयर कट, तो वो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव हो जाता है कि इतना आसान है क्या? अब ऐसा है सर, 44,000 में से आपको अगर 30,000 भी मिल जाए, अच्छा ये अगर मिलता है तो बैंक को मिलेंगे, तो फिर वो बैंक का ज्यादा फायदा होगा। Yes, तो बैंक्स yes, को लॉन्ग करना yes. चाहिए इंस्टेड आरकॉम को। एब्सोल्युटली। तो जो बैंक्स का एक्सपोजर आरकॉम पे है और वहाँ के सोल्यूशन आता है तो उस पर नजरें लगा के रखिए, और कई हैं नाम, बड़े बड़े नाम है उसमें। आरकॉम में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दो नाम बताइए सर जहां पर फिर आज मौके देखने चाहिए, अगर दरअसल कुछ इस लिहाज से, इस एंगल से इसको ट्रेड करना हो तो। सो आई थिंक इन द बिग नेम्स एक्सिस के पास है अच्छा खासा एक्सपोजर। छोटे मतलब दूसरे बैंक्स में इंडसइंड के पास भी इनका कुछ एक्सपोजर टेलीकॉम में, खास करके आरकॉम में पुराना दिया हुआ है। आइडिया और आरकॉम दोनों का है, मुझे एग्जैक्ट डिवीजन उन्हीं अमाउंट्स नहीं याद है। तो इस टाइप की जो कंपनीज हैं, ऑफ कोर्स पीएसयू बैंक्स में भी बड़े नाम तो हैं ही हैं, आपका सीबीआई सेंट्रल बैंक हो गया, पीएनबी। बट माय पॉइंट इज कि आरकॉम में जो बकाया, जो अनिल जी ने अमाउंट जो बता रहे हैं आप, ये बाकी है, इसके साथ, इस लायबिलिटी के साथ अगर आरकॉम किसी को मिलता है, स्पेशली इनके जो लाइसेंसेज हैं जिस सर्कल्स में प्रेजेंट हैं और जहां अभी भी सस्ते कॉस्ट पे इन्होंने लिए हुए हैं, आई थिंक इट कुड ट्रिगर एन एमएनए। मुझे ये समझ आ रही है कि अब ये लास्ट स्टेजेस हैं, तो मतलब वो आईसीयू वाली स्टेज पे तो एक दो तीन ही चीजें हो सकती हैं, तो बहुत और रेटास की बात कर रहे थे, वो भी बताइए ना दर्शकों को। नहीं, मैं ये याद कर रहा था कि जब 20 रुपए का आंकड़ा आया तो ये कहाँ किसी ने टारगेट दिया था, और वो एक वेरिटास करके जो रिसर्च कंपनी थी उन्होंने काफी साल पहले, 4-5 साल पहले दिया था, तब 100 रुपए के आसपास था, तो लगता नहीं था कि 20 रुपए हो जाएगा, 20 रुपए होगा। बट मतलब पॉसिबिलिटी मार्केट में कितनी होती है, जैसे 100 के 500 होते हैं तो 100 के 20 भी होते हैं। ठीक बात है। तो ये समझना इससे हिस्टोरिकली जरूरी है, सीखना जरूरी है। आरकॉम का तो जो हुआ हो गया, बट ये पॉसिबिलिटीज रहती हैं और उसको हमेशा मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकते हम, क्योंकि पैसा, जो कैपिटल डिस्ट्रॉय होती है तो कितनी ज्यादा होती है, ये इससे समझ आता है। उन्होंने 2 रुपए का टारगेट किंगफिशर का भी दिया था, मुझे याद आता है। और अब तो देखिए ये सब तो ये थोड़े से डराने वाले लेवल्स है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि आज इस ग्रुप के स्टॉक्स के लिए मेक और ब्रेक वाला मामला है। अगर कॉन्फिडेंस बड़ा बाजार का ये लगे कि किसी न किसी तरह से डिफॉल्ट से बचेंगे, कंपनी रिवाइव हो पाएगी, तब तो ठीक, नहीं तो आरकॉम तो पिटा गया है, वो है अपनी जगह, लेकिन बाकी शेयरों के लिए मुश्किल भरा वक्त हो सकता है। तो अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों में आज आप बेहद सावधानी से नज़र बनाए रखें, किसी भी तरफ, दोनों तरफ बड़े मूव आपको आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन बड़े मूव की शुरुआत होती दिख रही है अब से कुछ ही मिनटों बाद, इस ब्रेक के तुरंत बाद, क्योंकि हम शुरुआत करेंगे प्री ओपनिंग सेशन के। उसमें देखिए खुलते लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए तैयार है निफ्टी 9,650। जी हम ये लेवल आज हम देखना चाहेंगे खुलते ही निफ्टी पर, और तब होगा इतिहास का सबसे उच्चतम स्तर। तो ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, रुपए की शुरुआत, स्टॉक 2020 का अपडेट और हमारे चारों एक्सपर्ट्स के साथ इस तेजी के बाजार में हफ्ते के आखिरी दिन कहां होंगे आपके लिए कमाई के मौके बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ।